पोहा जलेबी की खुशबू और राजवाड़े की शान, इंदौर की हर खबर पर नजर रखना हमारी है पहचान। स्वागत है आपका राजीव टाइम्स की स्पेशल इंदौर बुलेटिन में। चलिए शुरू करते हैं सिलसिला इंदौर से जुड़ी पहली बड़ी खबर का। इंदौर के राजवाड़ा पर गुरुवार सुबह हिंदू नववर्ष यानी गुड़ी पड़वा के अवसर पर उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा की गई। संस्कार भारती लोक संस्कृति मंच और नगर निगम के तत्वाधान में विक्रम संवत 2083 के शुभारंभ पर यह आयोजन हुआ। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और सूर्य को जल अर्पित किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और संस्कार भारती के ध्येय गीत से हुई। प्राजक्ता दातार और प्रेशियस पाटीदार ने कथक नृत्य प्रस्तुत किया, जबकि ब्रिजमोहन बमरीले ने वायलिन वादन और राम धुन की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर 5 फीट लंबे डंडे पर गुड़ी सजाई गई थी, जिसमें महाराष्ट्रियन साड़ी, शंकर कठी और नीम की ढालें लगाई गई थी। जनप्रतिनिधि, संत और नागरिकों ने भी पूजा में भाग लिया। सांसद शंकर ललवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, विधायक रमेश मेंदोला, गोलू शुक्ला और भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा सहित क्षेत्रीय पार्षद उपस्थित रहे। भाजपा कार्यालय पर भी पारंपरिक गुड़ी पूजन हुआ, जिसमें मंत्रोच्चार के साथ श्रीखंड का भोग अर्पित किया गया और कार्यकर्ताओं को गुड़ धनिया वितरित किया गया। नहीं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमने 2001 से परंपरा प्रारंभ की थी नगर निगम में, और आज भी नगर निगम के द्वारा और लोक संस्कृति मंच और सेवा भारती के द्वारा ये लगातार चालू है। पहले इंदौर में एक स्थान पर होता था, आजकल कम से कम सैकड़ों स्थान पर होने लगा है। वास्तव में जो नववर्ष है, भारतीय नववर्ष, ये आज से ही प्रारंभ होता है, और इसलिए नई पीढ़ी को ये एहसास कराना कि अंग्रेजी कैलेंडर और भारतीय कैलेंडर में अंतर है। अंग्रेजी कैलेंडर हमारी मजबूरी है, भारतीय कैलेंडर हमारी आवश्यकता है। मजबूरी इसलिए है कि सारी दुनिया अंग्रेजी कैलेंडर से चलती है, पर हम हमारे कैलेंडर को भूले नहीं। ये बहुत ही साइंटिफिक, बहुत वैज्ञानिक कैलेंडर है। तो मुझे लगता है कि नासा ने भी जो खोज की है वो इस कैलेंडर के माध्यम से की है, इसको आधार बना के की है। तो हमारा कैलेंडर जो खगोल शास्त्र है ना, वो अद्भुत है, और इसलिए ये नया वर्ष हर दृष्टि से सबके लिए मंगलमय हो, पूरे भारतवर्ष के लिए मंगलमय हो, विश्व में भी शांति हो। क्योंकि जिस तरीके से रोज हम मिसाइल देख रहे हैं टीवी के अंदर, यह मानवता के लिए बहुत अभिशाप है। तो हम यही प्रार्थना करेंगे ईश्वर से, सूर्यनारायण देवता से, कि आने वाला वर्ष मस्ती का हो, आनंद का हो, विकास का हो, समृद्धि का हो। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंदौर में हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा का पर्व परंपरागत उत्साह के साथ मनाया गया। मराठी बाहुल्य क्षेत्रों में घर घर गुड़ी सजाई गई, रंगोली बनाई गई और सूर्य देव को अर्घ देकर नव वर्ष का स्वागत किया गया। पश्चिम क्षेत्र के चाणक्यपुरी चौराहे पर संस्था विठ्ठल रुक्मिणी ने 23वें वर्ष में भव्य महोत्सव का आयोजन किया। नव संवत्सर के प्रतीक के रूप में प्रदेश की सबसे ऊंची 51 फीट की गुड़ी स्थापित की गई। कार्यक्रम में विधायक मालिनी गौड़, विधायक गोलू शुक्ला, भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा और गजासीन शनि धाम महामंडलेश्वर दादू महाराज सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अतिथियों ने विधि विधान के साथ गुड़ी पूजन किया और सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। संस्था अध्यक्ष मयूरेश पिंगले ने बताया कि विशेष कार्यक्रम में उज्जैन के श्री भस्म रमैया भक्त मंडल ने ढोल, मृदंग और शंखनाद की मनमोहक प्रस्तुति दी। सुमित मिश्रा और गोलू शुक्ला ने डमरू भी बजाया। महिलाओं ने संकल्प लिया कि आरएसएस के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में वरिष्ठ जनों एवं क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। आयोजन में सांस्कृतिक उत्साह और सामाजिक समरसता का बेहतरीन दृश्य देखने को मिला। आप सभी को इस पावन पर्व गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, और माता रानी सबके जीवन में मंगल करे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो मैं नववर्ष की गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नवरात्र भी आज से प्रारंभ हो रहे हैं, चैत्र नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता की कृपा सब पे बनी रहे। यहाँ पे इंदौर की सबसे बड़ी गुड़ी बांधी गई है भाई मयूरेश पिंगले और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, सबके लिए मंगल कामना। और इंदौर के परिवारजनों को गुड़ी पड़वा हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विठ्ठल रुक्मिणी संस्था द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गुड़ी पड़वा का महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 51 फीट की गुड़ी उज्जैन से पधारे भस्म रमैया मंडी द्वारा
प्रस्तुति है जिसमें ढोल और ताशे की प्रस्तुति है। इंदौर के सदर बाजार क्षेत्र स्थित जूना रिसाला पुलिस लाइन में रहने वाले एक हेड कांस्टेबल की हरकतों से रहवासी इन दिनों काफी परेशान है। आरोप है कि वो भाजपा नेताओं और अफसरों का नाम लेकर आसपास के लोगों को धमकाता रहता है, जिससे लोग शिकायत करने से बचते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले कुछ महीनों से वह रहवासियों से विवाद करता है। कई बार देर रात FRB यानी 112 पर शिकायत की गई है, लेकिन आपसी विवाद का मामला बताकर पुलिस लौट जाती थी। स्थिति तब गंभीर हो गई जब पिछले एक महीने से हेड कांस्टेबल पर अपने सरकारी क्वार्टर से अश्लील इशारे करने और महिलाओं को परेशान करने के आरोप लगे। परिवार ने इसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जानकारी के मुताबिक उक्त पुलिसकर्मी को पहले अवैध गतिविधि के चलते क्राइम ब्रांच से हटाया गया था, लेकिन दबाव के बाद फिर से पोस्टिंग मिल गई। MD ड्रग मामले में भी उस पर आरोप लग चुके हैं। मामले में एडिशनल DCP राजेश दंडोतिया ने कहा है कि आरोप सही पाए जाने पर संबंधित पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर FIR दर्ज की जाएगी। केरल के वायनाड स्थित बानाची स्टेट में मध्य प्रदेश सरकार की लगभग 577 एकड़ भूमि को बेचने के बजाय सुरक्षित रखते हुए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल से विकसित करने की मांग उठाई जा रही है। ऐसा करने से प्रदेश की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत संरक्षित रहेगी, स्थायी आय बढ़ेगी और हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। पूर्व महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी राकेश सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भूमि की बिक्री से राज्य की करोड़ों रुपए की सरकारी राशि और बेरोजगारों के लिए सैकड़ों रोजगार खतरे में पड़ सकते हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि इस महत्वपूर्ण संपत्ति को सुरक्षित रखते हुए PPP मॉडल के माध्यम से विकसित करने एवं पुनर्विचार किए जाएंगे। यादव ने कहा है कि यह कदम न केवल आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होगा, बल्कि पर्यावरण और पर्यटन के दृष्टिकोण से प्रदेश के लिए फायदेमंद भी साबित होगा। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग में एक निर्णय हुआ है कि केरल के वायनाड जिले में बनाची स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश की 587 एकड़ भूमि उपलब्ध है, उसको गाइडलाइन पे बेचने का निर्णय लिया गया है या केरल सरकार को दे दिया जाएगा। सवाल ये है कि जो आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश के हिस्से में सबसे बड़ी जमीन आई है वो केरल के वायनाड में स्थित है। इस जमीन से 1.5 से 2 करोड़ रुपए सालाना आय भी सरकार को होती रही है। फिर अभी क्या एकदम वजह हुई कि उसको गाइडलाइन पे देने की बात की जा रही है। बाजार मूल्य देखें उसका 2400 करोड़ रुपए इसी स्थिति में है। सरकार बोल रही है कि उसका कब्जा है। 587 में से 140-45 एकड़ पर गांव के किसान खेती करते हैं और रहते हैं। ज़्यादातर प्लांटेशन का काम है और नेचुरल ब्यूटी वहाँ मौजूद है। सरकार चाहे तो वहाँ PPP मॉडल पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना सकती है। 10,000 युवाओं को मध्य प्रदेश का रोजगार मिल सकता है। सरकार को भी करोड़ों की आय हो सकती है। विकसित करके अगर सरकार बेचना चाहे तो 6,000 करोड़ की आय सरकार को हो सकती है। जब इतनी बेशकीमती भूमि है, एक तरफ हम कर्ज ले रहे हैं, दूसरी तरफ करोड़ों की भूमि कोड़ियों के मूल्य में दे रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, प्रियंका गांधी जी जो वहाँ की सांसद हैं उनसे निवेदन किया, उनको पत्र लिखा है कि मध्य प्रदेश के असेट को सुरक्षित रखने के लिए एक प्लान भी प्रस्तुत किया है। कैबिनेट उस पर पुनः विचार करे, वो विचार करके अपने निर्णय को बदले और मध्य प्रदेश के असेट सुरक्षित रखी जाए, उसका डेवलपमेंट किया जाए, युवाओं को रोजगार मिलेगा और करोड़ों की आय मध्य प्रदेश को होगी। इंदौर मेट्रो का दूसरा फेज अप्रैल 2026 में गांधीनगर से रेडिसन चौराहा तक आम लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। बुधवार को कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी की टीम ने अंतिम निरीक्षण पूरा किया और दिल्ली लौट गई। टीम की रिपोर्ट तैयार होने के बाद NOC जारी होगा, जिसके बाद कमर्शियल रन फाइल शुरू होगा। फेज 2 की लंबाई 10.98 किलोमीटर है और इसमें 11 स्टेशन शामिल हैं। किराया 6 जोनों में बांटा गया है। न्यूनतम किराया 20 रुपए और अधिकतम किराया 80 रुपए तय किया गया है। आपको बता दें, इंदौर मेट्रो का पहला फेज 31 मई से सुपर कॉरिडोर तक 6.3 किलोमीटर में शुरू हो चुका है। तीसरे फेज के लिए 14 किलोमीटर लंबाई में 12 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जिनमें 8.7 किलोमीटर अंडरग्राउंड और 5.34 किलोमीटर एलिवेटेड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल में मेट्रो को हरी झंडी दिखा सकते हैं। अगर पीएम मोदी नहीं आ पाएंगे तो मुख्यमंत्री मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि सेफ्टी टीम ने निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी और मेट्रो डिपो को अलर्ट पर रखा है। HDFC बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अतुल चक्रवर्ती ने इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा है कि पिछले 2 सालों से बैंक के कुछ कामकाज और घटनाएं उनके व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता से मेल नहीं खाती। हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे में इन घटनाओं का खुलासा नहीं किया, लेकिन इस्तीफा चर्चा का विषय बन गया है। इस खबर का असर शेयर बाजार पर भी दिखाई दिया।
कल अमेरिकी शेयर बाजार में HDFC बैंक के शेयर 7% नीचे गिर गए। निवेशक और विशेषज्ञ अब इस इस्तीफे को संभावित कारणों और बैंक के भविष्य की रणनीतियों पर नजर बनाए हुए हैं। बैंक और निवेशक समुदाय इस समय स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। इस इस्तीफे से HDFC बैंक की प्रबंधन संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर भी ध्यान बढ़ गया है। इंदौर में खाद्य विभाग ने अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। न्यू लोहा मंडी क्षेत्र में हरिओम गुप्ता के एक अवैध गैस गोदाम पर छापा मारा गया। मौके से कुल 66 गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जिसमें 24 व्यावसायिक और 42 घरेलू सिलेंडर शामिल हैं। छापामारी के दौरान गैस अंतरण में उपयोग आने वाली 3 इलेक्ट्रिक मोटर और 2 तौल कांटे भी बरामद किए गए हैं। जांच में पता चला है कि घरेलू सिलेंडरों को अवैध रूप से व्यावसायिक रिफिलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जो नियमों का गंभीर उल्लंघन है। कार्रवाई के बाद संबंधित थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी हरिओम गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। खाद्य विभाग का कहना है कि इस तरह की अवैध गतिविधियों पर नकेल कसी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना लसुड़िया के अंतर्गत एक जो गोडाउन है, गोडाउन में से जब्ती की कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें वहाँ पर छापेमारी की सूचना मिलने पर जब वहाँ पर सर्चिंग की गई, तलाश ली गई, तो उस गोडाउन में 24 ऐसे सिलेंडर थे जो डोमेस्टिक सिलेंडर भरे हुए थे, और जबकि इसमें 15 खाली डोमेस्टिक सिलेंडर मिले हैं। इसके अलावा 7 कमर्शियल सिलेंडर जो कि भरे हुए हैं और 17 कमर्शियल सिलेंडर जो खाली हैं। इसके अलावा 2 इलेक्ट्रिक मशीन मिली है और एक इलेक्ट्रॉनिक तोलकाटा मिला है। तो कुल मिलाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत थाना लसुड़िया में केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। आरोपी हरिओम गुप्ता फरार है। मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर पहुंचे और नव वर्ष की सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि जल संरक्षण अभियान इस वर्ष 3रे वर्ष में प्रवेश कर रहा है और इसे 100 दिन से अधिक समय तक चलाया जाएगा। अभियान में कुएं, बावड़ी, नहरों और अन्य जल संरचनाओं का निर्माण शामिल होगा। इंदौर में लगभग 22 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री ने किया। साथ ही उन्होंने तिलक नगर में हुए अग्निकांड में 8 लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस हादसे में ईवी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लॉक होने जैसी घटनाएं सामने आई हैं, जिसने भविष्य में बचाव के लिए विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। उन्होंने अधिकारियों और IIT सहित अन्य एक्सपर्ट से विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे परिवार के लिए यह दुखद घटना है और प्रशासन सभी आवश्यक कदम उठाकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। मनाते आ रहे हैं, इस बार 3रे वर्ष में प्रवेश हो रहा है। लगभग 100 दिन से ज़्यादा ये अभियान चलेगा, जिसमें 3.25 लाख से ज़्यादा कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी, नहर, कई प्रकार के जल संरक्षण के काम में हम अपने इस अभियान के माध्यम से बड़े पैमाने पर जन भागीदारी भी और शासन के सभी विभागों के माध्यम से जोड़ेंगे। मैं आज इंदौर में यहाँ कई तालाबों के निर्माण के कार्य का शुभारंभ होने वाला लगभग 22 करोड़ के कामों का, उसमें मैं स्वयं इसमें शामिल हो रहा हूँ। एक दुखद प्रसंग कल का भी है, जहाँ मैं स्वयं शोक व्यक्त करने जा रहा हूँ। और ईवी और इस प्रकार के चार्जिंग पॉइंट और इनकी चुनौतियाँ, डोर के अंदर भी जो अचानक लॉक हो जाते हैं, ये जो चुनौती है, इसमें इनके एक्सपर्ट से बुला करके भविष्य में किस प्रकार से इनसे जीवन में बचा भी जा सके और इनको लोग अपने में अपनाए भी सही, इस प्रकार की चुनौती हमारे सबके सामने है। लेकिन खैर, अभी तो ये दुखद घटना के लिए मैंने कल भी अपने अधिकारी भोपाल से भेजे थे। यहाँ में हमारे सब जनप्रतिनिधि लगे थे। मुझे भी अत्यंत कष्ट है, किसी के घर से कोई एक भी ये घटना होती है तो अत्यंत दुखद होता है। ऐसे में भरा पूरा परिवार अचानक इस हादसे का शिकार हुआ है। और ये हमने उसकी वीडियो क्लिपिंग भी देखी कि शुरुआत में ही वो जो गाड़ी से जलते हुए ऊपर तक का केबल जलना और अंदर तक आग जाना, डोर का अचानक बन जाना है। इसकी विस्तृत जांच भी और इसके संबंध में भविष्य में IIT और अन्य एक्सपर्ट से भी हम कमेंट मांग रहे हैं। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इंदौर के भीषण अग्निकांड में बचे मनोज के बेटे सौरभ ने मीडिया से बातचीत में घटना को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हादसे के समय ईवी कार चार्जिंग पर नहीं लगी थी, उसका चार्जर भी कनेक्ट नहीं था। सौरभ के अनुसार आग सबसे पहले बिजली के खंभे में लगी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मौके पर पहुंची पुलिस को पहले क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद करनी चाहिए थी और अवंतिका गैस लाइन भी बंद कराई जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके बावजूद पानी डाल दिया गया, जिससे हालात और बिगड़ सकते थे।
उन्होंने आशंका जताई कि अत्यधिक पानी और करंट के कारण हादसा और गंभीर हुआ। सौरभ ने कहा कि इस घटना के लिए ईवी कार जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वे रोजाना कार चार्ज करते हैं, लेकिन उस दिन कार चार्ज पर नहीं लगी थी। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उसमें सब में आग लग चुकी थी ऑलरेडी, और लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक कार में आग लगी। अरे भाई, चार्जर ही नहीं कनेक्टेड था। हाँ। इलेक्ट्रिक कार का चार्जर नहीं कनेक्टेड है, कैसे उसमें शॉर्ट सर्किट या आग लग सकती है? और बाकायदा जो वीडियोस इंस्टाग्राम पे डल रही है उसमें आप देखेंगे इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर ब्लास्ट हो रहा है, ऊपर से ब्लास्ट होकर नीचे आ रहा है। और पुलिस वालों की सबसे पहली चीज़ यही होनी चाहिए कि भैया इलेक्ट्रिक लाइन बंद कराई जाए, अवंतिका गैस की लाइन बंद कराई जाए। वो दोनों नहीं कराई और पानी डाल दिया गया था। करंट लग सकता, क्या पता करंट से अगर उनकी डेथ हुई। इतना पानी था, मैं घर जाके आया हूँ, घर के अंदर, क्या पता उस वजह से हुई हो। बाद में मैंने बोल के उनको करवाया कि आप गैस लाइन बंद कराओ, आगे अगर उसमें आग लग गई सारी कॉलोनी खत्म हो जाएगी एक बार में। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस घटना की जिम्मेदार ईवी नहीं है? इस घटना की बिल्कुल भी नहीं है, उसमें कोई, क्योंकि रोज चार्ज लगाते हैं, उस दिन तो किस्मत से हम लोगों ने चार्ज भी नहीं लगाया था। वो पूरी तरीके से गलत है। चार्जिंग उस समय चार्ज नहीं हो रही थी गाड़ी आपकी। इंदौर जिले में घरेलू और कमर्शियल गैस की बढ़ती समस्याओं को लेकर एनएसयूआई ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से भवरकुआ तक पैदल मार्च किया। एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि सरकार का दोहरा रवैया आम जनता के लिए परेशानी का कारण बन रहा है और आत्मनिर्भर भारत का सपना दिखाने वाली भाजपा सरकार की पोल खुलती नजर आ रही है। मार्च के दौरान नेताओं ने बताया है कि रोजाना सोशल मीडिया पर एलपीजी गैस को लेकर झूठी जानकारी फैलाई जा रही है और राजनीतिक लाभ लिया जा रहा है। पिछले कई दिनों से जारी घटनाक्रम के बीच भाजपा नेताओं को सोशल मीडिया से झूठी शान हटानी पड़ी है। इंदौर जिले के महू और अन्य क्षेत्र में आम जनता और व्यावसायिक संस्थानों को एलपीजी गैस की व्यवस्था में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे सैकड़ों छात्रों और आम नागरिकों की दैनिक गतिविधियों पर असर पड़ रहा है। एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि जनता की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है, नहीं अगर यह अनदेखी की गई तो और व्यापक विरोध प्रदर्शन भी किए जाएंगे। गैस के सिलेंडर को लेकर एक आम जनता और छात्रों को जो असुविधा का सामना करना पड़ रहा है पिछले कई दिनों से। एक तरफ मोदी सरकार और बीजेपी सरकार बड़े बड़े वादे करती है और बाद में सरकार बनने के बाद वही वादा खिलाफी करती है आम जनता के साथ, छात्रों के साथ। और उसी को लेकर आज हम पैदल मार्च में एनएसयूआई के साथियों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए। जिस प्रकार से आज छात्रों को मेस में असुविधा हो रही है और जिस प्रकार से यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस प्रकार से आप यूनिवर्सिटीज़ में जाकर देखोगे तो खाद्य पदार्थ को अभी कम कर दिया है उन्होंने, जिस प्रकार से उनको सुविधा मिलनी चाहिए उस सुविधा उनको नहीं मिल पा रही है। उसी को लेकर आज इंदौर एनएसयूआई के साथी यहाँ पर पैदल मार्च निकालकर, और हमारी स्पष्ट यही मांग है कि जिस प्रकार से गैस के सिलेंडर के भाव बढ़ रहे हो और गैस के सिलेंडर समय पर आम जनता को नहीं मिल पा रहे, तो सिलेंडर का भाव कम करे और समय पे सिलेंडर आम जनता को और छात्रों को दिया जाए। उसी को लेकर आज हम एनएसयूआई के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए। स्टूडेंट ही नहीं, पूरा देश भर जो गैस सिलेंडर है उसकी किल्लत से जूझ रहा है और आप यहाँ आए हुए हैं, धूप में बैठे हुए हैं, मांग कर रहे हैं। क्या आपकी मांगे मानी जाएगी? नहीं मांगी जाएगी तो क्या कदम रहेगा? अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो एनएसयूआई जल्द ही उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जवाबदारी भाजपा सरकार और मोदी सरकार की होगी। हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि जो समय सीमा बढ़ाई गई है टंकियों की 25 से 45 दिन की, उसको जल्द से जल्द कम किया जाए और जो कीमतें गैस टंकियों की बढ़ाई गई है उन्हें भी कम किया जाए, जिससे गरीब व्यक्तियों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े और उनको जल्दी से जल्दी इस चीज़ों का फ़ायदा मिले। छात्रों को जो ये मेस में समस्या हुई है, उनको पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, ये भाजपा सरकार की एक बहुत ही गंभीर महत्वपूर्ण वो विषय है कि जो भविष्य है देश का, उन्हीं को ठीक से लालन पोषण के लिए मेस में ठीक से खाना नहीं मिल पाएगा तो आगे देश कैसे आगे बढ़ेगा। इस समस्या को लेकर हम आज जनता के सामने आए हैं और अगर हमारी समस्या सरकार नहीं सुनती है तो हम उग्र से उग्र और आंदोलन इसको आगे बढ़ाएंगे और इसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की होगी। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जो एनएसयूआई संगठन है उनसे हमने बातचीत की, उनके द्वारा बताया गया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये जो उनका आंदोलन होगा वो उग्र होगा। जो
डीएवीवी परिसर है वहां से लेकर भंवर कुआं तक वो गैस सिलेंडर अपने कंधों पर उठाकर लाए। जो छात्रों की मांगे लगातार, उनके जो हॉस्टल परिसर है उसमें भी जो गैस सिलेंडर है उसको लेकर उनको कमी हो रही है। और ये समस्या सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं, जबकि देश भर में जो जनता है उनको चल रही है। जो किल्लत है सबको इसका सामना करना पड़ रहा है। गैस टंकियां अभी तक नहीं मिल रही थी, लेकिन महंगाई भी बढ़ रही, दोनों दौर का जो सामना है वो आम जनता को करना पड़ रहा है। अब देखना यहाँ होगा कि सरकार क्या गैस सिलेंडर की किल्लत की कमी पूरी कर पाती है या नहीं कर पाती है, या फिर आम जनता को ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा। इंदौर से राजू टाइम्स के लिए मैं आयुषी सिंह। इंदौर की जिला पंजीयन कार्यालय पर इन दिनों बड़ी संख्या में लोग अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारी ने बताया है कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक करीब 2350 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया जा चुका है। वहीं वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले करीब 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में कुल राजस्व 2550 करोड़ से लेकर 2600 करोड़ तक पहुंच सकता है। उम्मीद है कि पंजीयन विभाग के द्वारा तय राजस्व लक्ष्य को समय पर हासिल कर लिया जाएगा। जो हमारा राजस्व है वो इस वित्तीय वर्ष में अभी 2350 करोड़ प्राप्त हम लोग कर चुके हैं, और बचे हुए शेष दिनों में जो वित्तीय वर्ष के समाप्ति पर हैं, इसमें हम अपेक्षा कर रहे हैं कि हमें 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। इस प्रकार हम 2550 से 2600 करोड़ रुपए प्राप्त करेंगे। क्या लगता है सर, जो बकाया है उनको क्या नोटिस भी दे दिए गए हैं और उनसे अधिक और वसूली की? हाँ, बकाया राजस्व की वसूली में हम लोग एक विशेष अभियान चलाते हुए इसमें कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे जो 4 ऑफिस हैं, सभी तरफ से कार्य चल रहा है, और इस वर्ष में हम लोगों ने बकाये के रूप में करीब 9 करोड़ रुपए आरआरसी के और करीब हमारे 17.5 करोड़ रुपए स्टाम्प प्रकरणों में हम लोगों ने वसूल किया। इस प्रकार 25 करोड़ से ज़्यादा हम लोगों ने ऐसे राजस्व संग्रहण किया है जो सीधे रूप से नहीं, परोक्ष रूप से स्टाम्प ड्यूटी की कमी को पकड़ते हुए हम लोगों ने इसमें वसूल किए हैं। और ऐसे ही कई पुराने और नए प्रकरणों में हम लोग नोटिस जारी करके और घर घर वसूली अभियान चलाकर इसमें अधिक से अधिक वसूली करने का प्रयास भी कर रहे हैं। इंदौर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप लोगों से मुलाकात होगी कल फिर। तब तक जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। अपना ख्याल रखें और इंदौर को स्वच्छ रखें।